अच्छा जी, लेक्चर नंबर क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैंने आपको सिंपल इटरेटिव मेथड जो है उसके अंदर जो कन्वर्जेंस है वो पीछे मैंने शेयर भी किए थे लेक्चर्स, वो आपने पढ़ लिए होंगे पीछे से। ठीक है, अब मैंने आगे जो है वो सिंपल इटरेटिव मेथड से आगे जाना है न्यूटन-रॉप्सन मेथड के ऊपर, कि न्यूटन-रॉप्सन मेथड जो है उसको किस तरह आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को हमने अब समझ के जो है वो देखना है कि कैसे ये ड्राइव होता है। तो इसको भी ड्राइव करने के तरीके दो ही होते हैं कि एक तो आप इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं और दूसरा ये है कि इसको एनालिटिकली जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जो न्यूटन-रॉप्सन मेथड है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड है और वन नोन मेथड है कि जिसमें आप किसी इक्वेशन का रूट जो है उसको फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, आपने रूट फाइंड करना है, जैसे f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट जो है, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी calculated by Newton-Raphson method। तो इसका रूट जो है वो न्यूटन-रॉप्सन मेथड की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं जिनके ज़रिए न्यूटन-रॉप्सन मेथड जो है उसको ड्राइव किया जाता है। तो जो सिंपलेस्ट वे है इस फार्मूले को ड्राइव करने का वो ये है कि आप पहली दो टर्म जो हैं उनको कंसिडर कर लें टेलर सीरीज़ की। टेलर सीरीज़ जो लास्ट टाइम हमने लिखी थी उसकी पहली दो टर्म्स हैं उनको कंसिडर कर लें। तो कंसिडर फर्स्ट टू टर्म्स हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस तो 1 नवंबर से शुरू हो गई हैं सर। जी छुट्टी का टाइम 1:15 बजे है सर। हाँ जी जी जी। तो इसमें कंसिडर फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ की पहली दो टर्म्स जो हैं उनको कंसिडर करें। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ xn प्लस 1 इज़ इक्वल टू f ऑफ xn प्लस xn प्लस 1 माइनस xn और f प्राइम ऑफ xn, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने पहली क्या की है, पहली दो टर्म्स लिखी हैं, एक f ऑफ x के साथ लिखी है, एक f प्राइम ऑफ x के साथ लिखी है किसकी, टेलर सीरीज़ की। अब इसके बाद आपने, चूंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका रूट फाइंड करना है आपने। तो इसका रूट फाइंड करना है तो फिर इसमें सेट करें, सेटिंग f ऑफ xn प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब ये आप सेट करेंगे तो इट गिव्स f ऑफ xn प्लस xn प्लस 1 माइनस xn f ऑफ xn
इज इक्वल टू 0। ये वाली 0 के बराबर सेट कर दी, इसको सेट कर दिया कि ये 0 है। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि इसमें से xn+1 की वैल्यू निकाल लें। तो बाय सिंप्लीफिकेशन xn+1 की वैल्यू जो है we get xn+1 is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और यहाँ पर n जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के बराबर। तो ये कोई मेरा ख्याल है न्यूटन रॉप्सन की तरह का कोई फार्मूला निकल आया, ऐसे ही है। ठीक है जी। तो ये तो अब मैंने इसकी इनिशियल इक्वेशन जो है वो निकाल ली। ठीक है, अब हमने इसकी ज़रा देखनी है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ग्राफिकली हम इसको किस तरह जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर जो है न्यूटन रॉप्सन मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड इट इज डिस्क्राइब बाय अ ग्राफ। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ की मदद से ज्योमेट्रिकली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं उस ग्राफ को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज दैट ग्राफ इज टेलिंग। आप देखें कि ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये है f ऑफ x0 और ये f ऑफ x है और ये पूरा जो है ये x है। ठीक है, तो इधर से यहाँ पर इस जगह पर कोई रूट एल्फा है, तो इधर से एक कर्व है, ये जा रहा है और ये कर्व इस तरह जा रहा है। ठीक है, और इधर से इस कर्व को मैं अगर इधर से यूं मिला दूं, ठीक है, और यहाँ से इस जगह से एक सीधी लाइन खींचूं जो इसके अंदर से गुजरे, ये ठीक है। तो ये पॉइंट x0 है, ये पॉइंट x1 है और ये लाइन जो है ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन है। कर्व के ऊपर जो लाइन खींची जाती है वो क्या होती है, वो टेंजेंट लाइन होती है और टेंजेंट लाइन से स्लोप निकल आती है। ठीक है, और ये रूट है उसका अल्फा। अब इसकी तरफ ये सोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पर, और ये बेसिकली इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब यहाँ पर जो रूट अल्फा है उसको आपने दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्क्राइब कर रहे हैं। द रूट अल्फा is given by the point of intersection of the curve y is equal to f of x। ठीक है, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स के ऊपर एंड एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब अगर आप यहाँ पर एक इटरेटिव प्रोसेस जो है उसको डिज़ाइन करते हैं रियल रूट अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इफ़ वी यूज़ इटरेटिव प्रोसीजर टू फाइंड रियल रूट अल्फ़ा, अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए या इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, टू अप्रॉक्सीमेट रियल रूट अल्फ़ा। अब यहाँ पर सिंपल अप्रोच ये है कि आप जो कर्व है उसको रिप्लेस कर दें बाय स्ट्रेट लाइन जो कि इंटरसेक्शन की है। ये कर्व है ना, ये वाला, तो इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है जाके इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाई ऑफ एफ एक्स का कर्व है उसके ऊपर ये इसके साथ इंटरसेक्शन कर रही है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि इसको प्रोसीड करने के लिए वन सिंपल अप्रोच, जो सिंपल अप्रोच है वो आपके पास ये है कि कैन बी टू रिप्लेस कर्व, कि जो आपके पास कर्व है उसको रिप्लेस कर दें बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है जी। तो अब जो इंटरसेक्शन है of which with the x axis, अब ये इंटरसेक्ट किसके साथ कर रही है, x एक्सिस के साथ, कैन इजीली फाउंड। तो आप इसको आसानी से फाउंड कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से, तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में पहला पॉइंट कौन सा लेंगे, x नॉट ही लेंगे, x नॉट, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, इस तरह पॉइंट लेते जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद आर्बिट्रेरी तो अगर आप स्टार्ट करें विद आर्बिट्रेरी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से, अब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन में पहले नंबर पे x नॉट, ठीक है। तो अब x नॉट के साथ हम एक सीक्वेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। We can calculate the sequence, अब सीक्वेंस आपका x नॉट से अगले पॉइंट्स जो हैं वो आने हो जाएंगे शुरू ऑफ इटरेट्स। वो क्या पॉइंट्स आएंगे, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब यहाँ पर यह है कि ये तो सीक्वेंस आप इन इटरेशंस की मदद से जो है उसको कैलकुलेट करना। क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह जो सिलेक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है इसकी डायरेक्शन को कैसे करेंगे। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड में जो डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन की, ये टेंजेंट टू द कर्व होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन ऑब्वियसली जब आपका कर्व बना हुआ है तो कर्व के ऊपर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो फिर उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। तो इन न्यूटन रॉप्सन मेथड, तो जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है इसके अंदर द डायरेक्शन
ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो डायरेक्शन है आपके पास स्ट्रेट लाइन की, इज दैट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट है कर्व के ऊपर एट द गिवन पॉइंट। अब वो गिवन पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला। इस पॉइंट से जो है वो लाइन जो है वो गुजर है। तो इसीलिए न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है, इसको हम कहते हैं न्यूटन रॉप्सन मेथड ऑफ टेंजेंट्स। इसको ये नाम भी जो है वो दिया जाता है। दिस इज वाई दिस मेथड also known as Newton-Raphson method of tangents। इसीलिए हम इसको न्यूटन-रॉप्सन मेथड ऑफ टेंजेंट्स का नाम भी देते हैं। अब आप जब भी आपने कोई इटरेटिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना होता है, तो एक बार याद रखें कि इटरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट जो होता है उसको गैस करना होता है। यानी कि एक्स नॉट को क्या करते हैं आप? गैस करते हैं कि जी ये इतना होगा ये पॉइंट, और इससे हम आगे जो इटरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम ये गैस करें कि लेट एन इनिशियल गैस इज एक्स नॉट, एक्स नॉट जो है वो आपका इनिशियल गैस है, और आप मूव कर लें वर्टिकली अटेंजेंट लाइन, मूव वर्टिकली अटेंजेंट लाइन। ठीक है, वर्टिकली जो है वो आप मूव करें टेंजेंट लाइन से फ्रॉम द पॉइंट टू द कर्व। ये कर्व जा रहा है ना, तो इसके साथ ये वर्टिकली आप ये टेंजेंट आपने खींची है कि जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके साथ आप मूव करना शुरू कर दें। तो अब जो पॉइंट x1 है, ये देखा ना, ये पॉइंट x1 है, ये इनिशियल गैस था आपका, यहाँ पर ये पॉइंट x1 है। तो जो पॉइंट x1 है, द पॉइंट x1 वेयर द टेंजेंट लाइन, तो पॉइंट x1 के जहां पर जो टेंजेंट लाइन है क्रॉसेस द x एक्सिस, क्रॉसेस द x एक्सिस, जो कि क्रॉस करती है x एक्सिस को, विल बी ए न्यू इटरेट, विल बी ए न्यू इटरेट। यानी कि जब ये इससे पास कर जाएगी तो उसके बाद आपके पास अगला एक्स नॉट से अगली इटरेशन जो है वो आ जाएगी। तो वो न्यू इटरेट जो है वो आपके पास क्या होगी? दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्स नॉट। अब एक्स नॉट की इंप्रूवमेंट क्या होगी? x1, ठीक है ना। जब x1 नॉट से आगे जाएंगे तो वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा? x1, यानी कि उससे अगली इटरेशन का पॉइंट कौन सा होगा? x1। फिर उससे जाएंगे तो x2 एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो
द पॉइंट x1 is then used as, जनाब की हाल है, ठीक हो डॉक्टर साहब, फिट हो? तो इसको आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उससे अगला स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, तो हम रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स तक अनटिल आवर सॉल्यूशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज या एक्यूरेट। जब तक कि आपका सॉल्यूशन एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं होता, ये इनिशियल पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे, ये बदलते जाएंगे। पहले x0 था, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता जो है वो चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब जो हमने ऑर्डर ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है उसको देखना है। ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरह इसको एनालिटिकली ड्राइव कर सकते हैं। एनालिटिकली सिंपल है कि टेलर सीरीज़ लें, उसकी पहली दो इक्वेशन उसकी टर्म्स लें, उनमें से आप xn+1 की वैल्यू निकाल लें, तो आपका न्यूटन रॉप्सन मेथड निकलेगा। उसके बाद ग्राफिकली इस तरह आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नो ऑर्डर ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। अब हमने यहाँ पर रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना है, एरर्स का रिलेशन जो होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल मेथड जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो एक बात याद रखें कि उसके अंदर एरर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक रिलेशन डेवलप करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं पहुँचा। ओ सर मैं आज भूल गया वहाँ। ओ नहीं 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 वो पता की होया वे, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸਖਤ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਣ ਨਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇ। नहीं नहीं मैं हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना जुमे तक तो मैं ही लानी है ना, हुण जुमे तक मैं ही लानी है। तुसी हुण सिर्फ हफ्ते नूं लानी करनी है। ठीक ठीक। केड़े बच्चे आए ने? क्यों वो की लैन आए ने अज? कि क्लास पढ़नी है उन्होंने? अच्छा चलो ठीक है फिर चलो ठीक है, आओ तुसी आओ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए अब हमने एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन en and en+1। यही एरर्स लिए थे ना आपने, en और en+1 इनके दरमियान में करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता है कि वी नो दैट कि जो आपके पास en है ये बराबर है α - xn के। यू नो दिस इज। अब अगर हम टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन जो है वो xn के अबाउट लें, ठीक है, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट xn गिव्स, तो xn के अबाउट जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो आपको देता है f ऑफ α - xn इज इक्वल टू f ऑफ xn प्लस α - xn f ऑफ
प्राइम ऑफ एक्स एन प्लस 1/2 अल्फ़ा माइनस एक्स एन का स्क्वायर और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एन। अब इस पूरे रिलेशन को अगर आप ज़ीरो के बराबर रख दें, ये जो टेलर सीरीज से आया, ठीक है, तो इसको सारे को ज़ीरो के बराबर रखें तो एफ ऑफ एक्स एन प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स एन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन प्लस 1/2 अल्फ़ा माइनस एक्स एन का स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा। अब दोनों साइडों को एफ डबल प्राइम एक्स एन से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड both sides by x and double prime। सॉरी f डबल प्राइम ऑफ एक्स एन, इससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये इसी इक्वेशन को वी गेट f ऑफ एक्स एन divided by double prime of xn plus alpha minus xn plus 1/2 alpha minus xn का स्क्वायर f डबल प्राइम ऑफ xn डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ xn, ठीक है, सॉरी f प्राइम ऑफ xn से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास ज़ीरो के बराबर। इसको हम कह लेते हैं कि ये कोई इक्वेशन ए है आपके पास, ये जो डिवीजन के बाद आई है। अब जो आपके पास इक्वेशन हमने पीछे एक राइट डाउन की थी कि एक्स एन प्लस वन, जिसको मैंने इक्वेशन वन कहा था, एक्स एन प्लस वन, ये जो न्यूटन रॉप्सन मेथड वाली है, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। अब ये इक्वेशन जो है, ठीक है, इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है, इसको और इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये कोई इक्वेशन बी है, तो यूज़ बोथ इक्वेशंस ए एंड बी, इन दोनों इक्वेशंस ए एंड बी को यूज़ करें तो इट फॉलोज दैट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एक्स एन प्लस 1/2 अल्फ़ा माइनस एक्स एन का स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है जी, अब आपने क्या किया कि इसमें जो ये वाली इक्वेशन थी ना, इसकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, अब आप देखें ना, ये अल्फ़ा माइनस एक्स एन आ रहा है, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस एक्स एन जो है, इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, यानी कि मैं कहूँ कि एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो 1/2
अल्फ़ा माइनस एक्स एन का स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको अब फर्दर ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा की। तो यहाँ पर सेट करें आप, सेटिंग एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एन प्लस वन, एक ये वैल्यू सेट करें और दूसरी करें एक्स एन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो वी गेट ई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 एफ डबल प्राइम एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ प्राइम एक्स एन ई स्क्वायर एन, ये आ जाएगी। ठीक है, ये अब आपकी वही जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एरर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर अब ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये वाली, ये सारी क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट क्वांटिटी, ये सारी जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। और हम इस सारी पूरी क्वांटिटी को कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं के का। ठीक है, यानी कि इस पूरी को मैं क्या कह दूं, ये के बराबर है। यानी कि आप के किसके बराबर ले लें, 1/2 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन और ई स्क्वायर एन, ये सारा किसके बराबर आ गया, के। तो सॉरी, ये सारा नहीं, इतना, ये ई स्क्वायर एन को छोड़ के ये सारा आ गया के बराबर। अब ये के क्या बन गया, ई एन प्लस वन के ई स्क्वायर एन, ये रिलेशन आ जाएगा। यानी कि ई एन प्लस वन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर एन। इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर सी जो है ये हमारे पास आ गई। तो अब ये इक्वेशन सी जो है ये बेसिकली क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एरर की इक्वेशन जो है वो आ रही है। यानी कि आपने वही जो फार्मूला था उसको एरर की फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो कर दिया। The equation C is the error at n plus 1 step। ये n plus 1 स्टेप के ऊपर एरर है और ये प्रोपोर्शनल है, is proportional to the square of error, और ये स्क्वायर ऑफ एरर के प्रोपोर्शनल है ऑफ द nth स्टेप, nth स्टेप के। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड है, अब चूंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास एरर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कन्वर्जेंस है, यानी कि ये कोई भी जो इटरेटिव मेथड होता है वो कन्वर्ज करता है।
कन्वर्ज करता है अगर सोल्यूशन की तरफ जा रहा हो, अगर सोल्यूशन से परे जा रहा हो तो फिर वो डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो चूंकि अब ये हमारे पास जो है वो इस इधर न्यूटन राफ्सन मेथड में स्क्वायर की टर्म आ गई है, हेंस वी से दैट न्यूटन रॉप्सन मेथड का जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है हैज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, इसके पास क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है ऑर्डर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये क्वाड्रेटिक के मतलब को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ आपके पास एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो रहे हैं। क्वाड्रेचर ले रहे हैं ना, स्क्वायर हो रहा है, तो वो जितने एक्यूरेट आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं वो डबल हो रहे हैं हर इटरेशन के साथ। ईच इटरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं। This means that the number of accurate significant figures के जो नंबर ऑफ एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं is approximately डबल, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डबल हो जाएंगे विद ईच इटरेशन। हर इटरेशन के साथ बढ़ते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। तो अब आप सपोज करें कि आप एक इटरेशन जो है उससे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टार्ट with one cracked digit, एक क्रैक डिजिट जो है उससे आप स्टार्ट करें फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन, एक अप्रॉक्सीमेशन के लिए। ठीक है जी, अगर एक अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप एक सिंगल डिजिट जो है उससे स्टार्ट करें तो हर इटरेशन के बाद वी वुड हैव 2 क्रैक डिजिट्स, तो हर इटरेशन के बाद आपके पास 2 क्रैक डिजिट्स आ जाएंगे। देन आफ्टर ईच इटरेशन वी शुड हैव 2 क्रैक्ड डिजिट्स। तो हमारे पास 2 क्रैक्ड डिजिट्स आ जाएंगे। तो फिर 3 के बाद कितने आ जाएंगे? नहीं, 2 आफ्टर 3 2 और होगी ना, 8 हो जाएंगे ना, डबल हो रही है, डबल हो रहे हैं ना। 2 + 2 कितने हो गए? 4, 4 के बाद डबल हो गए, कितने होंगे? 8 हो जाएंगे ना, तो डबल हो रहे हैं। तो आफ्टर 3 इटरेशंस, तो उसके बाद अगर 3 इटरेशंस हो जाएं तो 8
करेक्ट डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो एरर आ रहा है वहाँ पर आप वो स्क्वायर में है, इसलिए वो आपके जो करेक्ट डिजिट्स हैं वो डबल होते चले जाएंगे। तो अगर हम इसको यानी कि अगर न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज़ करें तो फिर हमें यानी कि इसमें ज़्यादातर ये होता है कि 3 से 4 इटरेशंस करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद जो है वो आप एक्यूरेट वैल्यू जो है उस तक पहुंच जाते हैं। अब इस न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी अराइज होते हैं। ठीक है, हाँ जी गुल साहब, अब थोड़ा रैग में कर दें। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी राइज होते हैं। तो सेवरल प्रॉब्लम्स may arise using Newton-Raphson method। अब वो कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं, उनमें नंबर 1 के ऊपर अगर जो x नॉट है often must be chosen very close to a root for convergence to the result। बिल्कुल उसके क्लोज जो रूट जा रहा है ना उसके करीब तरीन आप x नॉट जो है उसको चूज कर लें। x नॉट must often be chosen very close to root for convergence। इसको बहुत नज़दीकी जो है वो चूज़ किया जाता है कन्वर्जेंस के लिए, टू द रिजल्ट हासिल करने के लिए। ये पहला प्रॉब्लम है इसके अंदर, यानी कि पहले ही आप रूट जो है उसके इतना नज़दीक जो है वो इनिशियल पॉइंट जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं एक्स नॉट को। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकंड प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर ये है कि जो एफ प्राइम है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी वेरी इजी टू कंप्यूट, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव भी जारी बात हो सकता है बाद दफ़ा टर्म वो बहुत बड़ी हो जाए डबल के अंदर, तो ये भी एक मेजर डिफ़िकल्टी है इस मेथड में कैलकुलेट करने के लिए। अब उसके बाद तीसरा जो इसके अंदर प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अगर जो हमारे पास है इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स का मॉड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू एफ ऑफ एक्स का मॉड, अगर इसके मुकाबले में ये बहुत स्मॉल है, देयर कुड बी स्लो डिवर्जेंस और इवन स्लो कन्वर्जेंस और इवन डिवर्जेंस। अगर इससे बहुत कम है तो यहाँ तो बहुत स्लो कन्वर्जेंस होगी, यहाँ ये है कि वो डिवर्ज ही करना शुरू कर देगा। तो जब वो सोल्यूशन रूट डिवर्ज करना शुरू कर देगा तो फिर तो वो सोल्यूशन ही करेक्ट नहीं रहेगा, वो सोल्यूशन ही ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस केस में देयर कुड बी स्लो कन्वर्जेंस, वो स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगी और इवन डाइवर्जेंस। तो ये बल्कि कन्वर्जेंस ये समटाइम्स ये डाइवर्ज करना भी शुरू कर देता है। तो ये जो हमने ऊपर डिफ़िकल्टीज मेंशन की हैं, इनके बावजूद न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो स्टिल मोस्ट पॉपुलर मेथड है इन फाइंडिंग द रूट फॉर द इक्वेशन।
तो इसकी बेसिकली ट्रैक्शन की वजह यह है कि इसके अंदर कन्वर्जेंस रैपिडली होती है। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो हैं उनके अंदर कन्वर्जेंस जो है वो रैपिडली आपको मिलती है। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर जो है ये आपको बता दिया, एरर का भी बता दिया, ड्राइव करके भी बता दिया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता दी। ठीक है, नाउ आई विल मूव हेड टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये वही सारे मेथड हैं जिनको आपने पढ़ा हुआ है पहले, हम सिर्फ इनका जो है वो बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेपर्स के अंदर उसने इनके प्रूफ्स जो है ना उनको कहा हुआ है। हमने अभी पहले जो इनको स्टडी किया हुआ वो क्या किया हुआ है, फार्मूला लिखा है और फिर उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ किया। अब आ जाएं आप नेक्स्ट, द बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड जो है इसको हम बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोबेबली ज़्यादा प्रिमिटिव प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग रियल रूट्स। जो रियल रूट्स होते हैं, जो हमने शुरू के अंदर इक्वेशन जो है वो राइट डाउन की थी टेलर सीरीज़ वाली, वो जो टेलर सीरीज़ वाली इक्वेशन है ना वो असल में मेन इक्वेशन है। उसी इक्वेशन को लेकर जो है वो सारे किए जाते हैं, और वो मेन इक्वेशन यही वाली होती है। इसी से टेलर सीरीज़ लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये वाली, ये आपकी मेन इक्वेशन है। ठीक है जी, तो ये जो है द बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम नाम देखते हैं बाइनरी सर्च मेथड का भी। तो ये एक प्रिमिटिव प्रोसीजर है। इट इज ए मोस्ट परमिटिव प्रोसीजर। परमिटिव का मतलब होता है जिसकी ज़्यादा परमिशन दी जाए, यानी कि जिसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उसको हम कहते हैं परमिटिव। इट इज़ मोस्ट परमिटिव प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए। तो अब इसको ज़रा डिस्क्राइब करने के लिए इस मेथड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ जो है, ठीक है जी, वो ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा और उस ग्राफ की मदद से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, फिर आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इस तरफ जो है मेरे पास x है और इस तरफ मेरे पास y है, ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है जी, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक कर्व ये स्टार्ट होता है और ये कर्व इस तरह चला जाता है। ये कर्व है बेसिकली, आपको पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वेशन का। यहाँ से एक पॉइंट इधर आता है, ये x1 है, इस पे फंक्शन f ऑफ x1 है।
उसके बाद एक पॉइंट इधर से इधर आता है, ये x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है f(2). ये जो पॉइंट है ना, ये अल्फ़ा रूट का है जिसकी तरफ सॉल्यूशन आपका आ रहा है, और ये वाला जो है यहाँ पर ये पॉइंट x0 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x0) फंक्शन है। तो ये मेरे पास जो है वो ग्राफ है एक कर्व का। हेलो जी, बताएं जी। सप्ली वाले हैं, हाँ हो रहे हैं दाखिले। अगर बस ठीक है, उन्होंने दे दो, उन्होंने कहो कि उन्हें पास कर लिए सप्ली उन्हें बच्चे, बस ठीक है, उन्होंने भेज हो जाएगा दाखिला। हाँ ओके। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं आपके पास, वो दो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, एक x0 है और एक x1 है। इट रिक्वायर्स टू स्टार्टिंग वैल्यूज़, दो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास x0 एंड x1 फॉर द सॉल्यूशन such that f of x0 f of x1 is less than equal to 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन ये पहले मैंने लिखी है, इसका रूट फाइंड करना है ना, यही मेन इक्वेशन होती है, इसी का ही रूट फाइंड, वो तो आगे से फिर आप बनाते जाए इक्वेशन बेशक। तो अब हमारे पास जो है, देन द इक्वेशन f of x is equal to 0 has at least one real root, has at least one रियल रूट। तो इसका जो एक वन रियल रूट है इन द इंटरवल के अंदर x0, x1। तो अब हमने इसको कह दें, ये फिगर 1 है, ये वाली, तो वी हैव डिस्क्राइब्ड बाइसेक्शन मेथड graphically by the figure 1। लो इसको हमको मोबाइल भी इस्तेमाल करने की तमीज़ नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, बंदा अगला बार बार। अच्छा, अब हमने इसका जो बेसिक प्रोसीजर है सारा, वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन हमने इस ग्राफ के रू से इसको जो है वो देखना है। तो पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेप, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें देखने होते हैं। फाइंड x2,
x2 को फाइंड करें, देन न्यू इटरेट। तो फिर जो नया इटरेट है यूजिंग x2 वो होगा x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड इवेल्यूएट f ऑफ x2 और फिर f ऑफ x2 को फाइंड करें। नंबर 2 के ऊपर नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर इफ f ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 है, देन x2 इज ए रूट ऑफ f ऑफ x। दूसरा स्टेप, तो अब जो f ऑफ x2 0 के बराबर है, इसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे इफ f ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, तो टू थिंग्स आर पॉसिबल। तो दो चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, यानी कि अगर ये 0 के बराबर आपके पास निकल आए बाइसेक्शन मेथड के अंदर, तो वो दो चीज़ें क्या पॉसिबल हो सकती हैं। ए नंबर पे आपके पास पॉसिबल हो सकता है कि इफ f ऑफ x0 f ऑफ x2 is less than 0, we compute new iterate x3। तो इस सूरत में हम नया इटरेट जो है वो x3 कैलकुलेट करेंगे एज x3 इज इक्वल टू x0 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड कैलकुलेट, और इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x3 को। एक तो ये केस हो सकता है इसमें। बी नंबर पे अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 लेस देन 0 है, तो बी के ऊपर इफ f ऑफ x1 f ऑफ x2 जो है वो लेस देन 0 है, तो वी कैलकुलेट न्यू इटरेट। तो हम कैलकुलेट करेंगे नया इटरेट x3 एज x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड कैलकुलेट f ऑफ x3, और इससे f ऑफ x3 निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होगा विद न्यू पॉइंट्स until it is felt that the root is determined with sufficient accuracy। अब आप इससे आगे भी जा सकते हैं, f of x4 f of x5 एंड so on। ये प्रोसेस जो है वो होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये मेथड जो है वो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन, और लेकिन उसका सिर्फ साइन यूज़ कर रहा था, क्योंकि आप देखें ना लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि 0 से कम है। इट मीन्स कि ये नेगेटिव में, देखा ना ये ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है। तो वी नोट however that this method, कि ये मेथड जो है uses little information about the function
बट ओनली इट्स साइन। तो फंक्शन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन साइन के बारे में बता देता है कि कौन सा साइन जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली हार्ड जो है इस बाइसेक्शन मेथड का, वो ये अजम्पशन है कि यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, x1 x2 x3, उसके अंदर एक पॉइंट था x0, ठीक है, इनको इवेल्युएट किया। तो इन अदर वर्ड्स द हार्ट ऑफ बाइसेक्शन मेथड, तो जो हार्ड है बाइसेक्शन मेथड का, इज अजम्पशन is the assumption that an interval, कि हमारे पास जो इंटरवल है x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 हैज़ बिन फाउंड, कि इसको जो है वो आप फाइंड जो है वो करने सच दैट इस तरह के f ऑफ x1 f ऑफ x2 इज लेस देन 0। तो अब जब ये आप मेथड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इंटरवल का साइज जो है उसको डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इंटरवल जो जो इंटरवल का साइज डिक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब है कि आप रूट के करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो एंड द मेथड अंडरटेक टू डिक्रीज द साइज ऑफ इंटरवल। तो ये साइज ऑफ इंटरवल जो है उसको डिक्रीज कर देगा। ओ गुल साहब आ जाओ, या मेरी तो क्लास नहीं जो मुकनी है, आ जाओ तुम काम करा लो अपना, यह तो 9:45 तक चलनी है, सॉरी 11:15 तक। बस साइन करने लो, और दसो। लिख लें, लो राजा हाला साहब भी ना लिख दें, उन्होंने को फिर साइन करा लिया, ठीक ठीक हो। अच्छा, अब ये मेथड जो है, ज़ाहिर बात है, ये जितने मेथड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर बेसिकली कन्वर्जेंस को देखा जा रहा है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी रूट की तरफ जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं या आहिस्ता जा रहे हैं, किस तरीके से आप जा रहे हैं। क्योंकि बेसिक मकसद तो इनका यही है कि आपने रूट फाइंड करना है। तो ये मेथड जो है बड़ा सिंपल है और वेरी स्लो टू कन्वर्ज है, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज करता है, और ऑलवेज वर्क्स फॉर रियल रूट्स, जब और हमेशा रियल रूट्स के लिए वर्क करता है व्हेन देयर इज़ ऑड नंबर ऑफ रूट्स इन द इंटरवल, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ रूट्स हों इंटरवल के अंदर। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्लो कन्वर्जेंस। इसमें बहुत स्लो कन्वर्जेंस जो होती है, ऑलवेज वर्क्स फॉर रियल रूट्स, और ये हमेशा वर्क करती है रियल रूट्स के लिए व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ रूट्स, व्हेन देयर इज odd number
ऑफ रूट्स, तो जब यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर ऑफ रूट्स हों, ठीक है, इन इंटरवल ए कामा बी के अंदर, बट द कन्वर्जेंस इज गारंटेड। लेकिन कन्वर्जेंस की गारंटी होती है कि इस इंटरवल के अंदर जो है अल्टीमेटली रूट जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो इसी वजह से फिर इस मेथड को आप यूज़ करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसलिए फिर इस मेथड को नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये मेथड उस वक्त भी आपके लिए यूजफुल होता है व्हेन वी हैव टू फाइंड द रूट्स यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए भी रूट्स को फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें भी ये मेथड यूजफुल होता है। दिस मेथड is also useful when we have to find roots using computer program। अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए रूट को फाइंड करना हो। अब ज़्यादातर जो कमर्शियल रूट फाइंडिंग टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं न्यूटन रॉप्सन मेथड का और बाइसेक्शन मेथड का। अगर एक फेल कर जाए कन्वर्ज होने में, यानी कि एक नहीं कन्वर्ज होता, तो फिर आप स्विच कर देते हैं दूसरे मेथड पे। यानी कि अगर न्यूटन रॉप्सन मेथड लगाया और वो कन्वर्ज नहीं हो रहा, क्योंकि आपको कन्वर्जेंस ही चाहिए, आपने रूट की तरफ जाना है, तो आप दूसरा मेथड जो है उसको लगा देते हैं एस्टीमेट करने के लिए रूट को। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है वो न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो यूज़फुल होता है कम्बिनेशन में, लेकिन बाइसेक्शन मेथड यूज़फुल नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस के अंदर बाइसेक्शन मेथड यूज़फुल होता है और न्यूटन रॉप्सन। ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की जो है वो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, यानी कि किस इक्वेशन का क्या साइज़ है, इक्वेशन में कौन सा इंटरवल यूज़ हो रहा है, तो उसके मुताबिक। अब बेसिकली होता ये है कि ये जितने मेथड होते हैं ना, इनसे रूट निकल आता है, ठीक है ना। ये जितने मेथड्स हैं ना, यानी कि जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये रूट निकाल लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये देखनी होती है कि किससे ज़्यादा एक्यूरेट रूट निकल रहा है। मसलन वो आपको कहते हैं ना कि जो 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल दो, 4 तक लगा, आप देखना होता है कि किसका जो आपने इनिशियल गैस लिया है उसके नज़दीक तरीन किस मेथड से जो है वो निकल रहा है रूट आपका। तो ये हाँ, निकल सब से आता है, मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिटेड है इसके ऊपर, आप कौन सा भी मेथड लगा कर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए वो पेपर के अंदर आपको मेंशन करता है कि भाई ये वाला मेथड लगा के आपने रूट निकालना है। वरना तो अगर आपको एक इक्वेशन दे कि जी एक नॉन लीनियर इक्वेशन दे x² - x - 1 = 0, आपको कहे इसका रूट निकाल दो, तो आप तो किसी मेथड से निकाल सकते हो रूट। सीकेंड लगा लो, बाइसेक्शन लगा लो, न्यूटन रॉप्सन लगा लो, सिंपल इटरेटिव मेथड लगा लो, उसमें तो कोई मसला नहीं। बट ये सारे मेथड जो हैं इनका काम क्या है, एक्यूरेसी को। अब जो हम आगे जाते हैं ना, यानी कि सिंपल इटरेटिव से शुरू होकर न्यूटन रॉप्सन, बाइसेक्शन, सीकेंड, ये क्या है कि ये आप एफिशिएंसी जो है उसकी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं रूट को फाइंड करने। अब उसके बाद लास्ट वन रह गया इसके अंदर, वो भी आज ख़त्म कर ही देते हैं उसको। वो है हमारे पास सीकेंड मेथड, ठीक है।
जो सेकंड मेथड है ये मॉडिफाइड फॉर्म है न्यूटन रॉप्सन मेथड की। अगर न्यूटन रॉप्सन मेथड के अंदर हम जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स एन इसको रिप्लेस कर दें एक डिफरेंस रेशोस के साथ, ये यानी कि ये जितने हैं आगे से मॉडिफाइड होती जा रही हैं जो फॉर्म्स हैं। तो इफ इन न्यूटन रॉप्सन मेथड, अगर जो हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड है, वी रिप्लेस द डेरिवेटिव, अगर हम इसके अंदर रिप्लेस कर दें जो डेरिवेटिव है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन बाय द फॉलोइंग डिफरेंस रेशो, और उसके अंदर जो है वो हम फॉलोइंग डिफरेंस रेशो जो है उसको लें, दैट इज एफ ऑफ प्राइम एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है जी, इस फॉर्म में इसको आप लिख लें। अब यहां पर एक्स एन और एक्स एन माइनस वन जो है ये टू अप्रॉक्सीमेशंस हैं। ठीक है, वेयर एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन आर टू अप्रॉक्सीमेशंस, ये हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेशंस हैं। तो वी गेट अब एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये मैंने वो न्यूटन रॉप्सन मेथड इसके ऊपर लगा दिया। अब यहां से मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व करें, वो एफ ऑफ एक्स एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक्स एन माइनस वन के साथ तो एक टर्म बीच में से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप कह दें कि दिस इज इक्वेशन ए। ये जो है ये आपके पास इक्वेशन ए जो है वो आ जाएगी, प्रोवाइडेड f of xn is not equal to
एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर इसको दो स्टार्टिंग वैल्यूज चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो बराबर नहीं है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन के लिए। तो द सेकंड मेथड requires two starting values x naught and x1। दो स्टार्टिंग वैल्यूज चाहिए x naught और x1। तो वैल्यूज ऑफ x naught एंड f of x1, वैल्यूज ऑफ f of x naught and f of x1। अब x naught और x1 की जो वैल्यूज हैं आर कैलकुलेटेड which gives 2 points on the curve। तो अगर दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग दो फंक्शंस आएंगे, तो वो दो फंक्शंस के दो पॉइंट्स आएंगे कर्व के ऊपर। तो न्यू पॉइंट जो होगा, अब सारी बात आप इटरेट कर रहे हैं तो एक पॉइंट से अगले पे जाते जाएंगे तो जो नया पे पॉइंट आएगा, द न्यू पॉइंट x2। अब अगला पॉइंट जो x2 है, इज ऑब्टेन्ड, इसको हम ऑब्टेन करेंगे जो हमने ये इक्वेशन ए यहाँ पर निकाली है इससे, बाय इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से इसको फाइंड करेंगे। तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे टू गेट द बेटर एस्टीमेट ऑफ द रूट, जब तक आपको एक्यूरेट रूट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर वी डू नॉट नीड एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो इस फार्मूले में हमें एफ प्राइम, अब देख रहे हैं ना कहीं पर नहीं आ रहा, एफ प्राइम एक्स नहीं आ रहा। वी डू नॉट नीड एफ प्राइम ऑफ एक्स एन इन दिस मेथड। इस मेथड के हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ग्राफ के ज़रिए हम इसको कैसे डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए सेकंड मेथड जो है उसको अंदर हम ये करते हैं कि टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे ग्राफ को। ये देखिए, ये x है और ये y है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट x नॉट है, इस पॉइंट x नॉट से इधर ये कोई पॉइंट x1 है। तो यहां से एक कर्व जो है वो स्टार्ट होता है और इधर तक जाता है। ठीक है जी, इधर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ एक्स नॉट जो है वो आ जाएगा। अब यहां से आप एक लाइन जो है वो सीधी खींचें इसके ऊपर, टेंजेंट हो जो, और इधर से एक ये पॉइंट ड्रा करें। ये पॉइंट जो है ये x2 का पॉइंट है।
इस x2 पॉइंट से यहाँ से एक और सीधी इक्वेशन ड्रा करें। ठीक है, तो ये सारी किधर जाके मिल रही हैं, ये कर्व जा रहा है और ये मिल रही हैं f ऑफ x1 के ऊपर जाके मिल रही है। ये x1 पॉइंट है, यहाँ पर ये जो जगह है ये अल्फा रूट की जगह है। ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट जो है ये f ऑफ x2 का पॉइंट है, ये x0 का है, ये x1 है, इसके कारस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x1। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से भी एक ये इसके अंदर रूट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर सीकेंड मेथड के अंदर हम जो है ये टेंजेंट्स ही ड्रा कर रहे हैं। द सीकेंड मेथड corresponds to drawing secants rather than tangents to obtain various approximations। ठीक है जी, मुख्तलिफ अप्रॉक्सीमेशन हासिल करेंगे, सीक्वेंस को कर रहे हैं, यानी कि ये लाइनें स्ट्रेट खाने कर्व के ऊपर आप देख लेंगे हमने कोई टेंजेंट नहीं ड्रा किया, कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट नहीं ड्रा दिया, उनके दरमियान जो सीक्वेंट पॉइंट्स हैं ना उनको आपस में मिलाया। ठीक है, कोई कर्व हमने इसके अंदर जो है वो नहीं किया ड्रा, जो वेरियस अप्रॉक्सीमेशंस के लिए टू द रूट अल्फा। ठीक है जी, तो अब जो आपने x2 फाइंड करना है, यानी कि आपने इनिशियल लिया पॉइंट, उसके बाद आपने x2, x3, x4 ये पॉइंट जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो टू फाइंड x2 वी कैलकुलेट इंटरसेक्शन। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन द सीकेंट थ्रू द पॉइंट्स, बिटवीन द secant through the points। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, x0, f ऑफ x0 एक पॉइंट हो गया, और दूसरे नंबर पर x1 और f ऑफ x1, ये इन्हीं के दरमियान में खींचे हुए हैं ना, ये सीक्वेंस जो है, ये जो स्ट्रेट लाइंस जो हैं आपने ड्रा किया, टेंजेंट नहीं की, इनके दरमियान की है, एंड द x एक्सिस। अब यहां पर ये देखा गया कि जो सीकेंड मेथड है ये कन्वर्ज करता है रैपिडली। ठीक है, it is experienced that secant method converges rapidly। secant method जो है वो तेजी से कन्वर्ज करता है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि ये डिवर्ज करे अगर रूट्स जो हैं वो लाई करे ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व।
देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी होती है ऑफ डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस नहीं, डाइवर्जेंस, के रूट से डाइवर्ज करे। इफ द टू रूट्स लाई ऑन द सेम साइड, अगर दोनों रूट जो हैं वो सेम साइड पर लाई कर रहे हो, ठीक है जी, तो तब ये डाइवर्ज भी कर सकता है। तो जो ऑर्डर होता है कन्वर्जेंस का ऑफ सेकंड मेथड, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड, तो जो ऑर्डर होता है हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड का इज इक्वल टू 1 + 5 √2, ये इसके बराबर होता है, जो कि बराबर आता है आपके पास 1.61803 के। तो अब आप देखेंगे ये 1.61 ये काफ़ी तेज़ी से जो है ये रूट की तरफ, ये मैंने कोई बीच में ऐसे उठा के ना वो लिख दिया रूट इसमें एग्जाम्पल के तौर पे। तो which shows that this method has the order of convergence slightly greater than, slightly greater to that Newton-Raphson method। ठीक है जी, इसकी कन्वर्जेंस जो है वो न्यूटन रॉप्सन मेथड से ज़रा रैपिड होती है, फास्ट होती है। जो आप अगले मेथड्स पे जा रहे हैं वो कन्वर्जेंस क्या होती जा रही है, रैपिड जो है वो होती जा रही है। तो इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड f of x इज नॉट रिक्वायर्ड। इस मेथड के अंदर आपको f of x की ज़रूरत नहीं होती टू चेंज साइन बिटवीन एस्टिमेट्स, जैसे कि आपको बाइसेक्शन मेथड में होती है। बाइसेक्शन मेथड में हम लिखते हैं f of x1 या f of x <= 0, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है, यहाँ पर आपको साइन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने आपको जो है ये सारे मेथड जो हैं वो पढ़ा दिए हैं, इनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो भी मैंने आपको बता दिया।